नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2026 के दो सेगमेंट राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। आज का डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले दो बातें। पहली, इस वीडियो के बेटर रिस्पॉन्स के लिए आप इसको 1.25 में करके देख सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक वहां पर दिया है। आप टेलीग्राम में जाकर पीडीएफ डाउनलोड करिए और कई बार रिवीजन करके अपनी सफलता के पास पहुंचिए। तो वीडियो आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसका पहला टॉपिक है गणतंत्र दिवस। भारत का गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये 1950 से चल रहा है और प्रत्येक गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार इस बार भी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। इस संबोधन में विगत वर्षों में हम किन किन क्षेत्रों में विकास किया और आगे हमें किन किन क्षेत्रों में विकास करना है, कैसे किन किन प्रकार की चुनौतियां रहीं और आगे किस प्रकार की चुनौतियां रहेंगी, कहाँ पर अवसर हैं, ये सभी चीजें देश को संबोधन करते हुए बताती हैं। इस बार का जो गणतंत्र दिवस था वो 77वां गणतंत्र दिवस है और संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं सभी में भारत का संविधान अब मिलेगा, ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया। और 2047 विकसित भारत का जो सपना है भारत का, उसमें युवाओं की सबसे ज्यादा भूमिका रहेगी। इस साल का जो गणतंत्र दिवस था उसकी परेड की थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वंदे मातरम के 150 वर्ष। झांकियां 30 झांकियां निकली गणतंत्र दिवस पर, जिसमें 17 झांकियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से थी और 13 झांकियां मंत्रालयों एवं विभागों से थी। जो व्यापक थीम थी इस गणतंत्र दिवस परेड की वो थी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की। ये व्यापक थीम थी। इस गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य जो आकर्षण का केंद्र रहा वो ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। गणतंत्र दिवस का जो औपचारिक समापन है वो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। इस साल का जो पुरस्कार है, जो झांकियां निकली उससे संबंधित, तो निर्णायकों के आधार पर और नागरिकों के पसंद के आधार पर, ठीक है, और ये आपका आधार है कि किस आधार पर दिया गया है। तो तीनों सेनाओं के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता, निर्णायकों के निर्णय के आधार पर नौसेना को नंबर 1 और नागरिकों के पसंद के आधार पर असम रेजिमेंट को दिया गया। वहीं सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों का जो मार्चिंग दस्ता है उसके आधार पर दिल्ली पुलिस को दिया गया और इधर दिया गया सीआरपीएफ को। शीर्ष 3 राज्य, तो निर्णायकों के निर्णय के आधार पर महाराष्ट्र नंबर 1, सेकंड जम्मू कश्मीर और तीसरा केरल। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, केरल। और इधर गुजरात नंबर 1, उत्तर प्रदेश सेकंड और राजस्थान तीसरा। याद रखें कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड की संस्कृति इस थीम पर निकली थी झांकी, उसको सेकंड प्लेस मिला है नागरिकों की पसंद के आधार पर। ठीक है, ये यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और मंत्रालयों और विभागों के आधार पर संस्कृति मंत्रालय को नंबर 1 का पुरस्कार मिला। वहीं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग नागरिकों की पसंद के आधार पर। इधर विशेष पुरस्कार दिया गया केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को। तो इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला भाग रहता है जहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेना के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता तीनों सेनाओं का, नौसेना, सीएपीएफ अन्य सहायक बलों का मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस, शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, केरल। मंत्रालयों या विभागों के आधार पर संस्कृति मंत्रालय, विशेष पुरस्कार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी बुंदेलखंड की संस्कृति के आधारित
तो उसको दिया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है गणतंत्र दिवस परेड की थीम वंदे मातरम की 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस इस साल का कौन सा था? 77th। इसके बाद 30 झांकियां निकली। प्रमुख आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उदय, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार का शुभंकर है। ठीक है, क्या है? शुभंकर। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार का शुभंकर कौन है? उदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये 8 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम केरल में इसका UADI के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्र के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका शुभंकर क्या है? उदय। सांख्यिकी, ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का शुभंकर है। क्या? सांख्यिकी। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का शुभंकर क्या है? सांख्यिकी। नया लोगो आया है इस मंत्रालय का, जो कि 1 जनवरी 2026 को ये नए रूप में देखने को मिलेगा। इसके कुछ प्रतीक हैं, उन प्रतीकों का अपना एक अर्थ है। ठीक है, तो जो अशोक चक्र है उसका मतलब है सत्य, पारदर्शिता और सुशासन। रुपए का चिन्ह वहां पर बना हुआ है लोगो में, उसका मतलब है आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों का जो प्रयोग है। सॉरी, संख्याओं और प्रतीकों का उपयोग किया गया है। तो इसका अर्थ है आधुनिक डेटा प्रणालियों तथा सांख्यिकी विज्ञान को यह दर्शाता है। केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला, ये 4 रंग का प्रयोग किया गया है। तो केसरिया प्रतीक है विकास का, सफेद प्रतीक है सत्य का, हरा प्रतीक है स्थिरता का और गहरा नीला प्रतीक है स्थायित्व और ज्ञान का। याद रखिएगा। बिहार सरस मेला, ये बीपीएससी 72nd जो आपकी बीपीएससी होने वाली है का प्रीलिम्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार सरस मेला ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस साल मनाया गया, 12 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच। ये गांधी मैदान पटना में इस मेले का आयोजन हुआ। इस मेले की थीम थी हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यही है, बिहार सरस मेला की थीम क्या थी? हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। और किस विभाग के द्वारा? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। हम लोग अगले टॉपिक पर चलें उसके पहले ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 है आप लोगों के लिए। ये 5 स्टेप में वर्क करेगा, सेगमेंट आधारित, संपूर्ण माह आधारित, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रत्येक माह 100 क्वेश्चन, मैराथन क्लासेस रहेंगी जब एग्जाम पास आएगा, कंटेंट बेस्ड पे, क्वेश्चन बेस्ड पे। मिसलिनियस टॉपिक्स होंगे, ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको याद करने में आसानी हो और आप याद नहीं कर पाते हैं तो आपको एक टेबल चार्ट में दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं, योजनाएं हैं, इसमें आपके सूचकांक हैं, ऐप, पोर्टल, सैन्य अभ्यास, ऐसी चीजें दी जाएंगी। तो आप लोग इस कार्यक्रम का बेस्ट यूटिलाइज करें और अपने सफलता के पास पहुंचे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। INS सागर ध्वनि। ठीक है, ये INS सागर ध्वनि ये DRDO का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है ये। और ये सागर मैत्री पहल के तहत इसे कोच्चि से रवाना किया गया है। और ये सागर मैत्री पहल दरअसल हिंद महासागर के क्षेत्र में जो देश आते हैं उनके साथ मिलकर कार्य करने के लिए सागर मैत्री पहल शुरू किया गया। और इसका ये 5वां संस्करण है इस बार का। ये जो INS सागर ध्वनि को रवाना किसके द्वारा किया गया? तो राधा मोहन सिंह के द्वारा। ये रक्षा मंत्रालय में स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा किया गया। और ये हिंद महासागर रिम यानी IOR में कुल 8 देश हैं। ठीक है,
कुल कितने देश हैं? 8 देश। वो 8 देश कौन से हैं? ओमान, मालदीव, श्रीलंका, इधर भारत के नीचे से म्यांमार, थाईलैंड, इधर आपका मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये आपके 8 देश हैं हिंदुस्तान महासागर IOR में, तो हिंदुस्तान महासागर रिम में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो इसमें है, INS सागर ध्वनि, ये सागर मैत्री पहल के लिए रवाना की गई है। 5वां संस्करण है। ठीक है, कोच्चि से, और किसके द्वारा? राधा मोहन सिंह के द्वारा। ये क्या है? समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। किसका? DRDO का। और हिंद महासागर रिम में कितने हैं आपके? 8 देश हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। INS सुदर्शनी, ये भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण पोत है। 20 जनवरी 2026 को 10 माह के लोकायन 26 नाम से, ठीक है, लोकायन 26 नाम 26 इसका नाम दिया गया है, और 10 माह के लिए ये वैश्विक यानी पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने के लिए निकला है, यानी वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान शुरू किया है। कहां से शुरू किया? कोच्चि नौसैनिक बेस से, और 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा करेगी ये सुदर्शनी। 13 देशों के 18 बंदरगाहों से होकर गुजरेगी, और इस क्रम में फ्रांस का समुद्री महोत्सव एस्किल एसेट में भाग लेगी। अमेरिका के 2050वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बेड़े सेल 250 में शामिल होगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा? सेल 2050, ठीक है, 250 सॉरी, ठीक है। और पहला जो हमारा पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकली थी वो था प्रथम INS तरंगिणी। तो भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी, जो कि लोकायन 26 नाम से 10 माह के लिए विश्व की यात्रा में निकला है। कहां से? कोच्चि नौसैनिक बेस से, और ये फ्रांस के समुद्री महोत्सव एस्किल एसेट में भाग लेगा। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स के दौरान ये अंतर्राष्ट्रीय बेड़े सेल 250 में शामिल होगा। ये प्रथम INS तारंगिणी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। INSV कॉन्डिन, INSV कॉन्डिन, ये नौसेना का नौकायन पोत है। ये पुरानी पाल विधि से इसका निर्माण किया गया है। 29 दिसंबर को पोरबंदर से ओमान के मस्कट की यात्रा के लिए निकला, 29 दिसंबर को, और ये 18 दिन बाद 14 जनवरी को कहां पर? ओमान के मस्कट पहुंचा। और जब पहुंचा तो वाटर कैनन सैल्यूट से इसका स्वागत किया गया। दरअसल ये INSV कॉन्डिन 4वीं-5वीं शताब्दी के जो जहाज थे उसके मॉडल पर बनाया गया है, और इसमें कील या धातु का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। लकड़ी से बनाया गया है, नारियल के रेशे का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, आपस में बांधने के लिए। और ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ था किसके बीच? संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना तथा निजी कंपनी होडी इनोवेशंस के द्वारा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नौसेना का नौकायन पोत जो कि पुरानी पाल विधि से बनाया गया है, हाल में पोरबंदर से ओमान के मस्कट की यात्रा किया है। उसका नाम क्या है? INSV कॉन्डिन। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसका। INSV कॉन्डिन याद रखिएगा। कहां से? भारत के पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर पड़ता है, बंदरगाह है, वहां से लेकर ओमान के मस्कट। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। PSLV C62, यह एक प्रक्षेपण यान DRDO का EOS-N उपग्रह तथा 15 अन्य छोटे छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए लॉन्च किया गया था, बट तीसरे चरण में ये असफल हो गया, ठीक है। और लगातार दूसरा अवसर है जब तीसरे चरण में PSLV का रॉकेट असफल हुआ है, ठीक है। दूसरा अवसर है ये। इसके पहले आपका EOS-N9, EOS-09 ये असफल हो चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा
क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में डीआरडीओ का EOS-N उपग्रह लॉन्च करने के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान है जो असफल हो गया, उसका नाम है PSLV C62। ठीक है, बस। तेजस, नेक्स्ट टॉपिक आपका। तेजस स्वदेश निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है जो हाल ही में 25 वर्ष इसने अपना पूरा किया है। पहली बार इसने उड़ान भरी थी कहां से? बेंगलुरु से, 4 जनवरी 2001 को। इसलिए 4 जनवरी को इसने 25 वर्ष पूरे कर लिए। उस समय विंग कमांडर राजीव कोठियाल थे। तो इसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना है कि हाल ही में स्वदेश निर्मित पहला लड़ाकू विमान कौन है जिसने 4 जनवरी को अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं? उसका नाम है तेजस। चलिए अगले टॉपिक पर। ICGS समुद्र प्रताप, ये पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। 5 जनवरी 2026 को इसकी कमीशनिंग हुई। कहां पर? गोवा में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, और ये भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया गया है। और ये अब तक का सबसे बड़ा पोत है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई 1145 मीटर है और 4170 टन विस्थापन क्षमता है और 60% ये स्वदेशी है। इसका अनुबंध 2021 में 2 स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाने के लिए किया गया था। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? ICGS समुद्र प्रताप। किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये इसकी कमीशनिंग कहाँ हुई? गोवा में। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा पोत है प्रदूषण नियंत्रण के लिए। बाकी हाँ बस ठीक है, इतना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 2021 में अनुबंध हुआ था। चलिए, स्लीपर वंदे भारत, नेक्स्ट टॉपिक। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां से? मालदा गुजरात, पश्चिम बंगाल पड़ता है, वहां के स्टेशन से भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी दी गई। असम के कामाख्या, जो कि गुवाहाटी में पड़ता है, से पश्चिम बंगाल के बीच ये चलेगी। ये 17 जनवरी को हरी झंडी दी गई थी। याद रखें कि पहली वंदे भारत जो थी वो 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। तो हाल ही में मुख्य आपका बिंदु है कि हाल ही में पहली स्लीपर वंदे भारत जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई? तो असम के कामाख्या गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के बीच चलाई गई और इसे मालदा स्टेशन से प्रधानमंत्री के द्वारा 17 जनवरी को हरी झंडी दी गई। पहली वंदे भारत स्टैटिक अगर क्वेश्चन कभी आता है तो पहली वंदे भारत कब? 2019, दिल्ली वाराणसी मार्ग। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक पर चलें उसके पहले थोड़ा सा चर्चा आपके समक्ष। ज्ञानोवा करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स PDF क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? क्योंकि रिच कंटेंट है, 100% प्रश्न आने की गारंटी, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स, समय की बर्बादी से छुटकारा पाएं। PDF एक माह की केवल 15 से 20 पेज की है ताकि स्टैटिक विषयों पर आप अध्ययन के लिए समय दे सके। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि 400-500 पेज की नोट्स बुक पढ़ते हैं आप, मैगजीन पढ़ते हैं, इसकी अपेक्षा 130 से 150 पेज की पूरे साल की आप PDF रहती है। उसको रिवीजन बार बार करेंगे, सफलता पाएंगे। बस आपको काम एक करना है, वीडियो जरूर देखना है, तभी PDF समझ में आएगी। ये हमारे सोशल मीडिया, यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। अटल पेंशन योजना, ये 2000 अभी हाल में 2030-31 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। किसका क्या नाम है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का बारे में जाने तो ये असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले कामगारों एवं अन्य नागरिकों के लिए चलाई गई योजना है। ठीक है, चलाई गई योजना है और ये 60 वर्ष बाद पेंशन की व्यवस्था करता है। इसमें स्वैच्छिक अंशदान रहता है। आप जिस रेशियो से इसमें अंशदान देंगे उसी रेशियो से आपको पेंशन मिलेगा। तो इसमें 18 से 40 वर्ष तक के जो नागरिक हैं वो
कर सकते हैं अंशदान। गैर आयकर दाता, ठीक है ना, जो आयकर दाता है उनके लिए नहीं, गैर कर आयकर दाता है। इसमें पेंशन 1000 से लेके 5000 के बीच प्रतिमाह मिलेगा। उसी क्यों? क्योंकि जैसा आपने अंशदान किया उसी आधार पर मिलेगा। और अभी तक बताया गया है कि जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक लाभार्थी हो चुके हैं। तो अटल पेंशन हाल ही में कौन सी योजना है जो 2030-31 तक के लिए बढ़ा दी गई है? अटल पेंशन योजना। असंगठित, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका इसका बेसिक देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही क्योंकि योजना कहीं भी पूछी जा सकती है। तो ये आपका असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले कामगारों एवं अन्य नागरिकों 60 वर्ष बाद पेंशन मिलेगी। स्वैच्छिक अंशदान है। 18 से 40 वर्ष के बीच के नागरिक, गैर आयकरदाता, पेंशन 1000 से 5000 के बीच प्रतिमाह और 8.66 करोड़। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की हाल ही में रिपोर्ट आई है। तो उसने बताया कि भारत में सतह की हवा का औसतन तापमान 1991 से 2020 में 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। 1 सेंटीग्रेड नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। और 1901 से 2025, यानी 1901 के बाद 2025 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा, ये याद रखिए। और 2025 विश्व के लिए तीसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। नेक्स्ट टॉपिक, जस्टिस संगम कुमार साहू। ये हाल ही में पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा शपथ दिलाया गया इनको। ये याद रखिएगा क्योंकि अभी राज्यपाल चेंज हो गए हैं, तो उस समय आरिफ मोहम्मद खान थे। पटना के लोक भवन में इनको शपथ दिलाया गया। और ये मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ये ओडिशा के हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुधीर सिंह कार्यवाहक थे अभी जब ये मुख्य न्यायाधीश बने। तो जस्टिस संगम कुमार साहू पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और आरिफ मोहम्मद खान ने इनको शपथ दिलाया। और इससे पहले ये ओडिशा के हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे, ठीक है, और सुधीर सिंह कार्यवाहक थे। जस्टिस मनोज कुमार ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं और इससे पूर्व वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। जस्टिस महेश चंद्र शरद चंद्र सोनक, ठीक है, जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक ये झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं और इससे पूर्व वो बम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। चलिए, और नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये किस सरकार की है? राजस्थान सरकार की, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा। ये जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। 12 से 13 जनवरी भारत की यात्रा पर आते हैं। सर्वप्रथम अहमदाबाद ये पहुंचते हैं और रणनीतिक जो संबंध है जर्मनी के साथ भारत के, वो उसकी 25वीं वर्षगांठ हुई और राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री सहित फ्रेडरिक मर्ज ने किया। कहां पर? साबरमती रिवर फ्रंट पर, ठीक है। और गांधीनगर में दोनों देशों के प्रमुखों के साथ बातचीत हुई, यानी जर्मनी के चांसलर और इधर भारत के प्रधानमंत्री, जिसके तहत 19 विभिन्न समझौते हुए, ये याद रखिएगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है कि कितने समझौते हुए? 19 विभिन्न समझौते हुए। और हाँ, एक ये कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन कहां पर? साबरमती रिवर फ्रंट पर। शेख मोहम्मद बिन नाहयान, ये नेक्स्ट टॉपिक, ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं और एक दशक में ये 5वीं बार, और राष्ट्रपति बनने के बाद ये दूसरी भारत यात्रा पर आए। 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला आबू धाबी बैंक स्थापित होगा गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक। और धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन विकास के लिए यूएई के द्वारा सहयोग किया जाएगा, यानी एक पार्टनर स्टेट काम के रूप में काम करेगा। 2028 से सालाना 5 लाख टन, 2028 के बाद ये सालाना 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति भी करेगा। किसके? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को।
और हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना अबू धाबी में भारत के द्वारा किया जाएगा। तो शेख मोहम्मद बिन नायान ये 5वीं बार एक दशक में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर का 2032 तक, पहला अबू धाबी बैंक गिफ्ट सिटी गुजरात में, और इसके बाद सालाना 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति, और हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना अबू धाबी में की जाएगी भारत के द्वारा, हाउस ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये आपका ठीक है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया 3 जनवरी 2026 को, 26 की मध्य रात्रि को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को वहां से उठा लिया गया, और राजधानी कराकस के सैन्य बेस पर, उस समय जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका के द्वारा उठाया गया तो वो राजधानी कराकस के सैन्य बेस पर थे, और अमेरिका के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन सेंटर जेल में रखा गया। इसमें 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला, अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और दूसरा पॉइंट है कि कहां पर उस समय थे, तो कराकस के सैन्य बेस पर, और किस जेल में रखा गया, तो ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन सेंटर जेल पे। और ये मैटर तेल भंडार को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि मेरा नियंत्रण होना चाहिए और रसिया चाइना का नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति वहां बनाया गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अमेरिका। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 संगठनों से अलग हो गया है, देखिए, और 31 जो निकाय हैं वो यूनाइटेड नेशन के भी है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 संगठनों, जिसमें 31 निकाय यूनाइटेड नेशन के भी हैं, कौन अलग हुआ है, अमेरिका। पासपोर्ट वैश्विक रैंकिंग, ये ब्रिटेन की संस्था हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 199 देशों के 227 गंतव्यों को आकलन किया गया। भारत का इस बार 5 पायदान सुधार हुआ है, यानी जो पिछले वर्ष 85वां स्थान था, इस बार 80वां स्थान है, और भारत का स्कोर है 55। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 80वां स्थान और भारत का स्कोर 55। शीर्ष 3 या 2 राज्य, मतलब पहला सिंगापुर 192 स्कोर, दूसरे स्थान में जापान व दक्षिण कोरिया दोनों ही संयुक्त रूप से हैं। अंतिम 3 स्थान में तो सबसे अंतिम स्थिति है अफगानिस्तान की, 101वां स्थान, 100वां स्थान सीरिया का, और 99वां स्थान इराक का। पड़ोसी देशों में चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरा, और लास्ट नेपाल। ठीक है, वैसे चीन विश्व में 59, ठीक है ना, 59 इसको प्लेस मिला है, और भारत का 80वां। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है आपका किस संस्था के द्वारा, तो ब्रिटेन की संस्था हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा, और भारत का इस बार 80वां स्थान मिला है भारत को, 5 पायदान का सुधार हुआ है। शीर्ष सिंगापुर है, और सबसे लास्ट अफगानिस्तान, पड़ोसी में चाइना। ठीक है, हेवन 1 नेक्स्ट टॉपिक, विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन है ये। अमेरिका की निजी कंपनी वास्ट के द्वारा 2026 में इसे स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। तो विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1, ये याद रखिएगा। कौन सी निजी कंपनी, वास्ट, अमेरिका की। बोर्ड ऑफ पीस, गाजा में स्थायी शांति के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जो सम्मेलन चल रहा था, वहां पर ये प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में 35 देश शामिल हुए, हस्ताक्षर, ठीक है, 35 देश शामिल हुए, और जब हस्ताक्षर समारोह चल रहा था तो 19 देश उपस्थित थे उसमें। भारत का कोई स्टैंड नहीं है। तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाजा स्थायी शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कौन सा प्रस्ताव दिया गया था, बोर्ड ऑफ पीस, ये दावोस में। बस उसके बाद 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि,
भारत के निमंत्रण पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो डा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ये 25 से 27 जनवरी भारत आते हैं और इस साल का जो गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। 27 जनवरी को बैठक होती है जिसमें भारत और यूरोपीय संघ शिखर बैठक जिसे बोलते हैं, और 2004 से लगातार रणनीतिक साझेदार बना हुआ है यूरोपियन यूनियन भारत का। ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया इस बार, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स बोला गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मदर ऑफ ऑल डील्स किसे बोला गया? भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है। कुल 13 समझौते हुए, उसके अलावा भी मुक्त व्यापार के अलावा यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस भारत में, यानी भारत में एक यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस बनेगा, ठीक है ना। साझीदार को होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप कहा। मतलब वर्तमान में बोला गया कि हमारी जितनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है ये होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप उन्होंने बोला। 2025 में इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो और 2024 में फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कि ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस बार के मुख्य अतिथि उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो डा कोस्टा। इसके बाद मदर ऑफ डील्स किसे बोला गया? जो मुक्त व्यापार समझौता यूरोपियन यूनियन के साथ। टोटल 13 समझौते। यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस कहाँ पर बनेगा? भारत में। इस साझेदारी को क्या बोला गया है? होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, दोनों ही सेगमेंट कंप्लीट होते हैं। कैसा रहा हमारा डिस्कशन? जरूर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, बताइए अच्छा बुरा जो भी जैसा, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो अननेसेसरी चीज़ें पढ़ते हैं लोग उसको पढ़ने से बचें और एक क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स के साथ बेहतर वीडियो प्रोवाइड हो सके सबको और सफलता के पास जाए। तो लगे रहिए, अध्ययन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।